Welcome again, students. So here I am going to teach you Rolle's theorem. Rolle's theorem says that if a function fx defined on closed interval ab is such that number 1, it must be continuous on closed interval ab, derivable on open interval ab, एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी, मीन्स बिटवीन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो. तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. हमारी ये जो रोल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए पूरे के पूरे इंटरवल में, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. नंबर 2, डेरिवेबल होना चाहिए, यानी कि स्लोप जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए. नंबर 3, एंड पॉइंट्स पर अगर वैल्यू बराबर हैं, इफ़ ऑल दी 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये सेटिस्फाइड होती हैं देन इस इंटरवल के बीच में कम से कम एक रियल नंबर एग्जिस्ट ज़रूर करेगा जहाँ पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा. ठीक है. सो अब हम आते हैं जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. आपको क्या दिया हुआ है कि आपका जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, और ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होता है तो वो क्लोज इंटरवल में बाउंडेड भी होता है, और बाउंडेड मतलब उसकी जो सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू है वो आपको वो एग्जिस्ट करेगी, और वो जिन पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी वो भी आपका ए बी इंटरवल में ही पॉइंट्स हमारे होंगे. ठीक है. तो इसी को वो कह रहा है देयरफॉर इट इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड अटेन्स इट्स बाउंड. ठीक है. तो इट मीन्स, इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट है, जो सी डी पॉइंट है, 2 पॉइंट इस इंटरवल में क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट कर जाएंगे सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू एम एंड एफ ऑफ डी इक्वल टू स्मॉल एम. ये हमने जो सी ओ डी पॉइंट लिए हैं ये आपने ए बी इंटरवल के बीच में से लिए हैं, और जो आपके कैपिटल एम और स्मॉल एम है ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है, सुप्रीमम वैल्यू एंड इन्फीमम वैल्यू. क्लियर? क्लियर. नाउ अब आपके पास नाउ वी हैव 2 डिफरेंट केसेस. व्हाट इज दिस? केस 1, व्हेन स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम, मीन्स व्हेन सुप्रीमम ऑफ एफ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ. एंड केस सेकेंड, इसका बिल्कुल अपोजिट, एम नॉट इक्वल टू एम, मीन्स सुप्रीमम ऑफ एफ नॉट इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ. क्लियर. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द केस when small m equal to capital M. अब जब आपके पास स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M है, इसका मतलब क्या है कि जो सुप्रीमम वैल्यू है वो इन्फीमम वैल्यू के इक्वल है. अब ऐसा कब पॉसिबल है? अगर सुप्रीमम और इन्फीमम सेम हो जाए, मतलब आपका जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है पूरे के पूरे इंटरवल में, और अगर फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब नो चेंज मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेटिव मीन्स चेंज. तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी. ज्योमेट्रिकली दिस इज द डायग्राम यू कैन सी हियर. फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन है, कहीं कोई चेंज नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसका मतलब एफ डैश एक्स वहाँ पर क्या है? ज़ीरो. Now we have nothing to prove. So second case, when m not equal to m, मतलब स्मॉल इन्फीमम वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू बराबर नहीं है. अब अगर ऐसा है, नाउ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो आपको दे रखे हैं बराबर, इक्वल दिए हुए हैं. इसका मतलब जो आपका स्मॉल एम और कैपिटल एम है वो डिफरेंट होगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी से. कोई एक वैल्यू आएगी ना इक्वल, या तो स्मॉल एम होगा या कैपिटल एम होगा. तो लेट अस सपोज हमने मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए जो आपका कैपिटल एम है वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है. क्लियर. अब आपको क्या दिया हुआ है, पीछे आपने आप देखिएगा
तो आपके पास जो m की वैल्यू थी वो c पॉइंट पर आई थी, एफ ऑफ c इक्वल टू m था। तो इसका मतलब एफ ऑफ c इक्वल टू m है, तो मीन्स आपका जो एफ ऑफ c है वो एफ ऑफ a के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपका एफ ऑफ c एफ ऑफ a के इक्वल नहीं है, so c is different from a and b because f of a equal to f of b। तो इट मीन्स अगर c डिफरेंट है, इसका मतलब c ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा, वो ए बी के इक्वल तो नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब इस इंटरवल में ए बी पॉइंट कंटेन नहीं करते। इट्स ओके। नाउ अब एफ ऑफ सी आपका जो है, आप क्या लेके चल रहे हो कि वो हमारे फंक्शन का सुप्रीमम है पूरे के पूरे इंटरवल में। तो इसका मतलब जो आपको मैक्सिमम मिलेगी वैल्यू फंक्शन की वो एफ ऑफ सी पॉइंट पे मिलेगी। तो इसी को हमने क्या लिखा कि जो आपका एफ ऑफ सी है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसका मतलब जो सी पॉइंट पर अगर वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो चाहे आप लेफ़्ट पॉइंट की बात करो, लेफ़्ट से कंपैरिजन करो तो भी वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच, जिसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0। और अगर हम राइट हैंड साइड पॉइंट की बात करें तो भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो जो आपका एफ ऑफ सी है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच, एंड वी कैन राइट दिस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0। अब आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी इक्वेशन है उसको आपने डिवाइड किया माइनस एच से। तो वहाँ से माइनस एच से जैसे ही आपने डिवाइड किया, आपकी जो इक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। जो आपका लेस देन इक्वल टू है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसको आपने एच से डिवाइड किया, और जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो एच से डिवाइड होगा तो जो आपकी इनइक्वालिटी है वो आपकी चेंज नहीं होगी। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक डेफिनेशन जो एक बनने जा रही है किसकी, डेरिवेटिव की। लेकिन उसके लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या ले ली, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब जैसे ही आपने लिमिट ली तो आपके पास ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है, और ये क्या बन गया, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई किसकी, एफ डैश सी की। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश सी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपके पास अगर हम राइट हैंड साइड की इक्वेशन की बात करें तो ये आपके पास क्या बन गया, राइट हैंड लिमिट एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0। ये आपके पास दो एक तरह से इन इक्वेशंस आ गई। नाउ अब हमें दिया क्या हुआ है कि आपके पास मैंने आपको शुरू में आपको याद हो बोला था कि आपका जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है। तो एफ डैश एक्स आपका इसका मतलब सी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर फंक्शन डेरिवेबल है किसी पॉइंट पर तो क्या कंडीशन होती है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी और उसकी जो राइट हैंड डेरिवेबिलिटी है वो दोनों इक्वल होती हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब अगर ऐसा है तो आप अगर ऊपर देखें तो आपके पास क्या पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड एल एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन सी पॉइंट पर तो आपका फंक्शन डेरिवेबल है और ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई होगी। तो अगर आप इन इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आपको क्या मिलेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज एफ डैश सी इक्वल टू 0। ओके। तो आपने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि जो आपका सी पॉइंट है वो ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग कर रहा है, वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0। Similarly, we can prove the result for small m equal to f of t। अभी जो हमने केस किया है वो कब किया है, हमने कैपिटल m के लिए अपना रिजल्ट प्रूव किया है। अब हम सेकंड केस जैसे मैंने लिखा भी है, या तो स्मॉल m या फिर कैपिटल m, ये डिफरेंट होगा f of a और f of b से। और आपने ये वाला जो केस है व्हेन कैपिटल m नॉट इक्वल टू f of a, उसको आपने प्रूव कर दिया। अब क्या हो सकता है, या तो ये होगा या फिर आप स्मॉल m के लिए भी ले सकते हो। तो अगर स्मॉल m आपका एफ ऑफ ए
के इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए, या कह दो क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो जो आपका स्मॉल एम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी. सो अगेन हियर एफ ऑफ टी कैसे आपका इन्फीमम होगा. इन्फीमम होगा तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है, जो हमारे पूरे फंक्शन की वैल्यू है, वो एफ ऑफ डी से ज़्यादा होगी या फिर इक्वल हो सकती है. तो यह आप साइन इसको चेंज कर देंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका जो एफ ऑफ डी है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच होगा, और एफ ऑफ डी प्लस एच भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ डी होगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है एफ ऑफ टी की वैल्यू सबसे कम है. तो उसके आप लेफ्ट में चेक करिए, राइट में चेक करिए, कहीं भी चेक करिए, जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको ज़्यादा ही मिलेगी. ठीक है. तो सेम इसी तरह से C को D में रिप्लेस करते हुए और जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं इनको आप चेंज करते हुए आप अपने पार्ट को करेंगे, इस पार्ट को करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ डी माइनस एच माइनस एफ ऑफ डी अपॉन माइनस एच लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ डी प्लस एच माइनस एफ ऑफ डी अपॉन एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और फिर आप उसकी ले लेंगे लिमिट. तो लिमिट लेने के बाद फिर उसी तरह से आपने जाना है, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, L f डैश डी लेस देन इक्वल टू 0 एंड R f डैश डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और क्योंकि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो D पॉइंट पर भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर D पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा देन लेफ्ट हैंडेड डेरिवेबिलिटी इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेबिलिटी इक्वल टू f डैश डी. और ये तभी पॉसिबल हो सकता है इन दोनों जो आपके पास ये जो रिलेशन दिए हुए हैं, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हुए क्या रिजल्ट बनेगा आपका, f डैश डी इक्वल टू 0. इसका मतलब हमने दो केसेस किए. एक तो जब आपने पहला केस लिया कैपिटल M के लिए, तो उस केस में भी आपके पास एक पॉइंट मिल गया, या फिर जो आपका अगर सेकंड केस होता है स्मॉल m के लिए लेते हो तब भी आपको एक पॉइंट मिल गया, D बिलोंग्स टू AB. तो अब हम अपना फाइनल रिजल्ट लिख लें. सो आवर फाइनल रिजल्ट इज hence there exists at least one real number C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0. अब ये मैंने आपको जितना भी कराया है ये उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, आप इसको ध्यान से देखें. मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसको हम एक्सप्लेन करूँगी, और आई थिंक आपको आ जाएगा. थैंक यू.